37, 41. Very good afternoon to all. I am Dr. M. Prasai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Humanity Department. I welcome to you for our today 11th class, unit number 2, Integral Calculus. After 5 minutes, I will start this session. Rahul Pal. Abhishek Machar. Rishabh Shukla. Saurabh Rai. आज नहीं तो कल मैं 2 बजे आपका ऑनलाइन SC ST OBC कैटेगरी का जूम मीटिंग लेने वाला हूं, तो अभी सभी लोग अवेलेबल रहेगा उस जूम मीटिंग में. 11 1. Les Lachita, roll number 8. Shivam Gradi. Piyush Kotwar, Nilesh Lachita. Just after 2 minutes, I will start the session.
Okay, my dear students, now I'm going to start the today's session, which is left in the yesterday class. Last Friday को जो हमने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ा था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके आगे हम और एक और टेक्निक हम सीखेंगे डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व करने की बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो ये हमने लास्ट क्लास में आपको यहां तक बताया था, ग्राफ बनाना बताया था कि किस तरह से ग्राफ बनता है. तो उसके लिए हमें इंटरवल डिसाइड करना होता है. हमें इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ बना है, जो हमने इसके पहले टेबल बनाई थी, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो लोकस ऑफ द पॉइंट्स होता है. हम पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं. बहुत पीछे चला गया ये. ये सब हमने ऐसा किया था. सर ये जो क्वेश्चन है जो आपने करवाया था ये अभी निकल रहा है स्लाइड में, ये वाला जो दिया था ना आपने उस कि आप स्लाइड घर पे पे आ कर रहा हूं लेना मैं. वो लास्ट में, तो सर वो उसका आंसर आया नहीं है मेरे को. वो आपने किया था कि उसको घर पे कर लेना, आपने सिर्फ उसका वो आ रहा हूं, बता बता दिया. रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं. अभी क्या है, ये स्लाइड कॉपी पीछे चली गई थी. ये था हमारा डबल इंटीग्रेशन का पोलर फॉर्म में, और ये क्वेश्चन था जिसका हमने ग्राफ बनाने के लिए ट्रेसिंग किया था. उसके पॉइंट आपको याद रखना होंगे. इस तरह से हमें डिसाइड करना होता है और इंटरवल्स निकालते हैं, और फिर इसके बाद हम टेबल बनाते हैं. टेबल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है ना इसका, इस कर्व का, जिसकी इक्वेशन r इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा दे रखी है पोलर फॉर्म में. तो हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ क्या होता है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स होता है. तो पॉइंट का लोकस मतलब हमें पॉइंट्स निकालना होंगे ना, सेट ऑफ पॉइंट्स. जैसे अपन एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालते थे, एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट निकालते थे कार्टेशियन में, यहाँ पर हमें पोलर में आर और थीटा की वैल्यू निकालना होगी. तो आर पहले थीटा डिसाइड होता है. तो थीटा के लिए हमने आपको बताया कि पाई बाय 2 इंटू 2 का मतलब है जो भी एंगल में मल्टीप्लाई में नंबर आता है वो यहाँ पर ले लेते हैं. तो इस तरह से पाई बाय 4 आपको मिल जाता है इंटरवल कॉमन. अब इसमें क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, थीटा बराबर जीरो से स्टार्ट करना है आपको, और उसमें फिर ये कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाना है जब तक कि आपको 2 पाई नहीं मिल जाता. जब तक कि एक साइकिल पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको ये कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाना है. तो पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, फिर इसके बाद ये जो भी आपको यहाँ से इस तरह से इक्वेशन दी होती है ना, उसमें थीटा की ये वैल्यू रखते जाइए, एक एक वैल्यू रखते जाएंगे. पहले थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी. फिर थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 से 2 कट के तो पाई बाय 2 हो जाएगा. cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 लिख दिया. देखो इसी तरह से फिर पाई बाय 4 फिर से इसमें जोड़ा तो पाई बाय 2 आया. फिर पाई बाय 2 को यहाँ पर पुट किया तो 2 से 2 कट गया तो cos ऑफ पाई आया. cos ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये लिखा हुआ r की वैल्यू -1. बस ये सब पॉइंट्स आपके जब आ जाते हैं, इनको आप लोग अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में, जैसे अपन एक्स वाई प्लेन लेते हैं उसी तरह से हमारा पोलर प्लेन होता है, उसमें हम लोग इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं और फिर इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं आप लोग तो इस तरह का ग्राफ मिल जाता है, जो कि एक डिफरेंट 4 लूप होते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लूप्स. इसको एक लूप बोलते हैं, इसको दूसरा लूप बोलते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा. इस तरह से ये मैंने आपको मार्किंग किया है, बाइफरकेशन से बताया है. हमें केवल जो ये आपका इन 4 लूप में से कोई भी एक लूप का एरिया निकाल के बताना है, मतलब डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के हमें बताना है. तो हमें आर और थीटा की जरूरत पड़ती है हमें. तो हम क्या करते हैं, ये आपके सामने लूप बना हुआ है, इसमें इस पूरे का एरिया बनाने के लिए हम एक ऐसी स्ट्रिप पैक कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं. ये एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं जो कि पोल से और इसके जो बाउंड्री है टॉप को टच करती है. ठीक है, तो इसका लोअर एंड कहां पर है, पोल पे है.
पोल पे मत था, ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर की वैल्यू 0 होती है और अपर एंड इसका इस कर पा रहा है जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है आर इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो आर की ये लिमिट होगी 0 से 2 थीटा। अब आपको एक और पैरामीटर जिसको अपन y बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर अपन थीटा बोलते हैं पोलर फॉर्म में। y का रोल कौन प्ले करता है, एंगल थीटा, और x का रोल कौन प्ले करेगा बेटे, रेडियल डिस्टेंस r। ओके, तो ये जो आपका लूप है, ये पूरा लूप जो है आपका यहां से लेके ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर एक टच करने वाली टेंजेंट खींचेंगे बेटे, तो यहां से लेके यहां तक ये अवेलेबल है। तो इस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू -π/4 है, इसके लिए π/4 है। ये आप अपने पिछले टेबल को भी देखेंगे तो उससे भी आपको मिल जाएगी। देखो थीटा की वैल्यू π/4 प्लस π/4 और -π/4 मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि आधा पोर्शन इस लूप का ऊपर अवेलेबल है, आधा पोर्शन नीचे अवेलेबल है। तो इस तरह से आप जब ये वैल्यू अपने उसमें रख देंगे, डबल इंटीग्रल में रख देंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ओरली बताई, वो यहाँ पर आपके सामने लिख के भी बता दी। अब इन लिमिट्स को अपन डबल इंटीग्रल में रख देते हैं। तो एरिया ऑफ बाय डबल इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है 1 इंटू डी ऑफ ए। डी का मतलब होता है जिस रीजन का आपको एरिया निकालना है वो लेते हैं। तो हमें एक लूप का निकालना है, तो इस लूप को मैंने डी से डिनोट किया, जैसे अपन आर से डिनोट करते हैं रीजन को, यहाँ पर उसको अपन ने डी से डिनोट किया है। तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, आर के रिस्पेक्ट में लिमिट लीजिए, यहाँ पर लिखिए। तो आर बराबर 0 से आर बराबर cos ऑफ 2 थीटा, और फिर इसके बाद थीटा की वैल्यू लिखिए यहाँ पर, थीटा बराबर -π/4 से थीटा इक्वल टू π/4। अब इसके बाद जैसे हमने अभी डबल इंटीग्रल को पहले सॉल्व किया है, उसी तरह से अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब चूंकि ये आर की लिमिट दी है, तो पहले हम आर के रिस्पेक्ट में लिमिट है, क्योंकि थीटा दिया हुआ है ना, या लिमिट में, अपर लिमिट में जब फर्स्ट इंटीग्रल के अपर लिमिट पे या लोअर लिमिट में या दोनों जगह थीटा इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब होता है आर के रिस्पेक्ट में लिमिट है। तो हमें इसका आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो थीटा को कांस्टेंट मानते हुए आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर अपॉन 2। आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और फिर इसमें आप लोग लिमिट रखेंगे, ठीक है। आगे आपको सभी को लिमिट रखना आ गई? यस सर। अब इसके बाद वही जो मैंने ओरली बोला आपके सामने, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके बताया नेक्स्ट स्लाइड में, इसी में ही है इंटीग्रेशन, इसी में है, इसको ऊपर कर दो। तो आर का इंटीग्रेशन होगा आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे 0 से cos ऑफ 2 थीटा, पहले आप लिमिट रखते बेटा, माइनस लोअर लिमिट रखते आर की जगह, और फिर इसके बाद ये आपका एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से cos स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 माइनस 0। फिर इसके बाद हमने क्या किया, cos स्क्वायर 2 थीटा है, cos स्क्वायर 2 थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, sin स्क्वायर 2 थीटा का भी नहीं होता है। तो अपन क्या करते थे 12th क्लास में, कैसे इंटीग्रेट करते थे cos स्क्वायर थीटा को और sin स्क्वायर थीटा को, उसकी पावर को हटा देते, तो cos 2 थीटा का फार्मूला अपन लगाते थे। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हमारे पास राइट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पर स्क्वायर जो cos का जो स्क्वायर है उसमें एंगल 2 है, तो हमें इसके एंगल को लेफ्ट साइड में डबल करना पड़ेगा, मतलब cos 4 थीटा करना पड़ेगा। तो cos 4 थीटा का हमने फार्मूला लिखा 2 cos स्क्वायर cos 4 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 1 को लेफ्ट साइड में लिया है, तो cos 4 थीटा प्लस 1 यहाँ पर आपका इसके प्लेस पे आ गया, और अपॉन 2 पहले से बैठा है, तो इसलिए 2 इंटू 2 4 हो जाता है। इस तरह से आपका ये जो पावर है cos 2 थीटा के फॉर्मूले से इलिमिनेट हो जाता है, मींस सिंप्लीफाई हो जाता है। फिर इसके बाद हम इसको अलग अलग कर देते हैं, और फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/4 एज इट इज। फिर cos 4 थीटा, चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, तो sin 4 थीटा अपॉन 4, तो 4 इंटू 4 16 होता है,
तो साइन 4 थीटा अपॉन 16 प्लस थीटा अपॉन 4। 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थीटा होता है, तो थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉर्मली जैसे अपन लिमिट रखते हैं वैसा लिमिट रखेंगे। सभी लोग इसमें पहले थीटा की जगह पाई बाय 4 रखिए, फिर माइनस करिए, थीटा की जगह माइनस पाई बाय 4 रखिए। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ये वैल्यू आपके सामने आती है। 4 से 4 कट जाता है, साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो साइन पाई आएगा, साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, कोई भी मल्टीपल हो साइन में पाई का वो 0 होता है, तो वो पहली टर्म 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद ये दूसरी टर्म में पाई बाय 4 रखेंगे तो क्या आएगा बेटे, पाई बाय 4 इंटू 4 16। इस तरह से अपर लिमिट रखने पर ये वैल्यू आ रही है 0 प्लस पाई बाय 16। फिर इसके बाद माइनस करेंगे और फिर इसमें लोअर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह, तो 4 कट जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है लेकिन साइन ऑफ पाई की वैल्यू 0 होती है इसलिए वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ये माइनस होने से तो माइनस पाई बाय 16। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 16। 2 पाई अपॉन 16 मतलब पाई बाय 8, 2 8 जा 16। तो इस तरह से आपके सामने जो डबल इंटीग्रल की वैल्यू हमने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया का फाइंड करने में हमने आपको बता दिया। इस तरह से आप लोग और क्वेश्चन इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम आगे और भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये स्लाइड में बस इतना ही है सर। हाँ बोलिए। सर मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन की बोल रहा था। एक मिनट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। सर मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की बोल रहा था जो आपने कल करवाया था। हाँ बता रहा हूँ, ला रहा हूँ बेटा। ये लिमिट की बात कर रहा है। यस सर, इसमें जो लास्ट ये में लिमिट आपने कैसे आई? नहीं सर, वो ये लिमिट, हाँ ये भी पूछा था, और लास्ट में जब इसका आंसर आया था ना, तो जो आपने डायरेक्ट लिख दिया था कि 99/2, तो वो हमको हाँ आया नहीं, फिर हमने सोल्व किया था। सॉल्व किया तूने इसको, ध्यान से देखना कहीं हाँ प्लस किया है माइनस की सर। मिस्टेक हो सकती है। अब ये यहाँ पर समझो, पहले लिमिट को समझ लो। चलो ये लिमिट लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था बेटे। देखो पिछले स्लाइड में जाना पड़ेगा, इसके लिए ग्राफ पे जाना पड़ेगा। देखो बेटा, आपको मैंने बताया कि जब भी इस तरह का डबल इंटीग्रल आएगा जिसमें लिमिट डायरेक्ट नहीं दी होगी, तो लिमिट कैसे इस पे प्लॉट करें, तो उसके लिए आपके पास आपको रीजन की इक्वेशन दी होगी, तो उसका आपको ट्रेस करना होगा, मतलब उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा दोनों का। तो पहले अपन ने वाई स्क्वायर एक्स का हमें मालूम है कि पैराबोला होता है, उसका ग्राफ बना लिया, ये रहा पैराबोला। फिर इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करके जा रही है, और साथ में इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक ये पॉइंट है और एक ये दूसरा पॉइंट है बेटे। इसके बाद फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हमने देखा इसमें ये जो फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हो सकता है और वाई के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट हो सकता है। इसमें कोई आपत्ति है ये सोचने में? नो ये सर। जो फंक्शन आपको इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के अंदर दिया है बेटा, आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है यस। इस क्वेश्चन में, कभी कभी एक ही ऑप्शन हमें मिलते हैं तो हमें केवल वही ऑप्शन अडॉप्ट करना होता है। तो अभी जो कि इसमें 2 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक ऑप्शन मैंने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर आपको मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था और बोला था कि आप ये क्वेश्चन स्ट्रिप की पोजीशन को बदल के y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करके सॉल्व करना। तो अभी हमने x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने की इच्छा रखी है, इसी से मैंने आपको नोट्स में भी बताया। तो हम क्या करते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डबल इंटीग्रल को पहले इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इस रीजन में आप उस वेरिएबल के एक्सिस के पैरेलल एक स्मॉल स्ट्रिप इमेजिन करिएगा। इसमें ये ड्रॉ करिएगा, इस तरह से रफली बनाइएगा। ये रही आपके सामने स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप का लोअर एंड ये लोअर एंड कहलाता है और ये अपर एंड कहलाता है। इसका लोअर एंड किस पर है, इस पैराबोला पे है, तो उससे आपको x की वैल्यू निकालना होगी।
तो ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ऑब्वियसली x इक्वल टू वाई स्क्वायर में दे रखी है, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें सॉल्व करना होगा तो उससे आपने को जैसे अपन नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। और अपर एंड इसका स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन की एरिया आपके सामने इक्वेशन। तो इससे जरा x की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी बेटे, x की वैल्यू 2 क्या माइनस आएगी, वाई, ये 2 लेजर माइनस पॉइंटर है मेरा, y एक्स 2 इज इक्वल माइनस टू वाई, 2 माइनस ये लिखा हुआ आपके सामने ग्राफ में भी मैंने, x बराबर 2 माइनस वाई। तो आपकी x के रिस्पेक्ट में लिमिट होगी वाई स्क्वायर से 2 माइनस वाई। अब ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद इस स्ट्रिप को हमें मूव भी तो करना होगा अलोंग वाई डायरेक्शन। यदि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने फिक्स रखा है तो वाई एक्सिस के अलोंग आपको वेरिएशन करना पड़ेगा, उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रीजन है आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है, आपका यहां से लेके यहां पे खत्म हो रहा है। ये पोर्शन, ये रीजन जो इंटरसेक्टेड रीजन है वो आपका इस पॉइंट से चालू हो रहा है तो इस पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ये दिया हुआ इसमें y इक्वल टू -2, -2 और इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है बेटे 1, 1। तो y की वैल्यू 1 हो गई। तो वही हमने हमारे इंटीग्रेशन में प्लॉट किए, ड्रॉ किए और बता रखी है। उसके बारे में थोड़ा बहुत ये जानकारी लिखिए, आप इसको मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो गाइस, x बराबर वाई स्क्वायर से x बराबर 2 माइनस वाई, और y इक्वल टू -2 से y इक्वल टू 1। अब इसके बाद इसको अपने को जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं वैसे करना है। y इन वाले लिमिट्स में इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हमने डिसीजन पहले ही ले लिया है। क्या होगा इसका पहले बेटा इंटीग्रेशन, पहली टर्म का 6x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा 6x स्क्वायर अपॉन 2। 2, और इस टर्म का इंटू x, ये क्वेश्चन, ये तो इंटू कांस्टेंट हो एक्स हो गया। जाएगा बेटे इस टर्म का हाँ वो एक इंटीग्रेशन। से ओके, एक, फिर हाँ इसके इसमें वो बाद एक। इसमें x की जगह ध्यान रखना है, x के रिस्पेक्ट में क्या है तो x की जगह ये वैल्यू रखना है। यस सर। अभी हमने केवल इंटीग्रेट करके बताया आपको, वैल्यू उतनी करिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा के हमने शो कर दी है, लिमिट क्या है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। सर गुड आफ्टरनून सर, आज सर नहीं आए सर, कल आएंगे सर जी। अभी कल मेरी क्लास चल रही है सर, कोई इशू नहीं है सर जी। वेलकम सर, वेलकम। तो ये आपका इस तरह से पॉइंट आउट हो जाएगा। वही मैंने किया है अगली स्टेप में आपके सामने कि आपका जो अपर लिमिट रखा और फिर माइनस लोअर लिमिट रख के ये वैल्यू आ रही है आपके सामने। अभी अपने को भी इसके बाद दोबारा इसमें इंटीग्रेट अभी y के रिस्पेक्ट में जल्दबाजी करके नहीं करना होगा भी नहीं, डायरेक्ट इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो पहले। तो वही किया हमने अगली स्टेप में, इसमें प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, फिर इसका इसमें गुणा किया, फिर इसमें कुछ कॉमन टर्म थी एक साथ मर्ज करी, तो कांस्टेंट टर्म आ रही है 12 माइनस 12y प्लस 3y स्क्वायर, और फिर इधर आपके पास 2 4y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 5/4 ये मिल गई थी तुमको, क्रॉस चेक की थी। यस सर। फिर इसके बाद और सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व किया अपन ने, कांस्टेंट टर्म को कलेक्ट किया, एक ही टर्म आ रही है कांस्टेंट की, फिर y की यहाँ पर एक ही टर्म है तो एक ही टर्म लिखेंगे, फिर y स्क्वायर की यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों सेम साइन की इसलिए जुड़ गई, तो 7y स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद y क्यूब की आपके पास एक टर्म है, सिंगल टर्म है, यहाँ लिख दी हमने। फिर उसके बाद हमने y की पावर 4 की टर्म लिख दी। यहाँ का ये स्टेप पूरी हो गई, मतलब अब जाके ये डबल इंटीग्रल का सिंप्लीफिकेशन हुआ है जो कि सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जैसे अपन एक वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं, सिंगल इंटीग्रल आ गया है, उसी तरह से बेटा आपको इंटीग्रेट करना है। तो पहली टर्म का इंटीग्रेशन होगा 2y, दूसरी टर्म का होगा 12y स्क्वायर अपॉन 2, 2 से ही कट जाएगा 12 तो 6y स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 7/3 y क्यूब हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा y की पावर 4/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1/2 y की पावर 4 माइनस 5 इंटू वाई की पावर 5। तो यहाँ पर इसको देखते हुए इस तरह से 5 से 5 कट गया तो y की पावर 5 आ जाएगी, और फिर आप इसमें लिमिट का मार्किंग कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिमिट का मार्किंग करते हैं।
अब इसके बाद पहले सब जगह 1 रखना है और उसको सॉल्व करना है, फिर -2 सब जगह रखना है और उसको सॉल्व करना है। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये स्लाइड में भी कर रखा है मैंने। 12 इंटू अभी मैं क्लास में हूँ बेटा, थोड़ा देर से बात करो। आ जाओ इधर विजय भट्ट सर के जो केबिन है ना, फिजिक्स लैब के तरफ आ जाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप अंदर आके लैब में बैठ जाओ, ठीक है? मैं आपकी क्लास चल रही है अभी, ठीक है? आ जाइए। अमित गोरेवाल, अभी तक क्लासेस में नहीं आए हो तुम, बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है बेटा। तो देखो आपके सामने रख के भी बता देता हूँ, 12 इंटू 1 -6 इंटू 1 प्लस 7/3 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, -1/2 ऑफ 1 का पावर 4 1 होता है, फिर -1, फिर माइनस करेंगे, फिर जहाँ पर y उसकी जगह -2 रखेंगे तो 12 2 जा 24। ये देखो ये भी सही है, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस होने से माइनस आएगा। यहाँ पर -2 की घात 5 है, मतलब ऑड नंबर में है, तो उसका साइन का जो वैल्यू है वो माइनस आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब बताओ स्टेप के बाद क्या समस्या है? सर इसके बाद वाली और जो स्टेप है वो उस पे लास्ट में। इसके बाद टोटल जो किया है उसकी बात कर रहे हो टोटल में? यस सर जी। ये 99/2 नहीं आ रहा है? यस यस सर। देखो एक बार दोबारा सॉल्व करके देखना बेटे। यस सर कर। अभी मैं को इसमें मैं दोबारा सॉल्व करूंगा, ठीक है? फिर से, ठीक है? फिर चेक करूंगा, ठीक है? इसको ओपन करो, पहले जो बिगर रेशनल यस सर। नंबर्स वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करो, तो माइनस माइनस प्लस 24, ये भी 24 48 हो गया। घटाओ जरा, कैलकुलेशन करो, आ जाना चाहिए वैसे, देखते हैं। 12 - 6 12 - 6 6 बचा यहाँ पर, प्लस 6 -1 तो ये 5 बचा आपका, 5 प्लस 7/3 -1/2, फिर उधर आपका माइनस माइनस प्लस 48 और प्लस 8, फिर -32, प्लीज प्लस 56/3, 48 प्लस 8 16 6 5, फिर इसके बाद -32 करिए इसमें। हाँ अमित बोलिए, कहिए अमित। सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी सर। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा बता रहा हूँ, इसको कलेक्ट करो, सभी लोग चेक करो इसको, मेरे हिसाब से तो आंसर सही है, ठीक है? एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करो, ठीक है? पहले यस सर जो करते। विदाउट रेशनल नंबर है ना उनको एक साथ कलेक्ट करना, ध्यान रखना। और फिर क्या जो रेशनल नंबर से, जैसे एक ये इसको फिर जो नॉन रेशनल नंबर है उसके साथ एलसीएम लेके एंटरटेन करना, तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए, ओके? अब हमें एक नई टेक्निक सीखना है, उस नई टेक्निक के लिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। वो है, नई टेक्निक का नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन जो कि ऐसे डबल इंटीग्रल में यूज होगी जहां पर लिमिट्स में वेरिएबल होंगे। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन में ही आपको ये टेक्निक्स पूछी जाएगी और आप भी ऐसे केस में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है? बाकी जब दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिमिट कांस्टेंट होती है तब हमें इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें दोनों से सेम आंसर मिलता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें इस केस में ये इमैटेरियल, इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है
कि in a double integral the limits of integration are constant, then the order of double integration is immaterial provided the limits of integration are changed accordingly। इसका मतलब यदि ये x के रिस्पेक्ट में लिमिट है और आप पहले x के रिस्पेक्ट में करने के बजाय y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से लिमिट को अदला बदली करेंगे। तो चूंकि ये x की है तो ये बाद में इंटीग्रेट करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले वाले इंटीग्रल के सिंबल में y के रिस्पेक्ट में लिमिट्स आएगी, फिर इसके बाद x के रिस्पेक्ट में बाद में आएगी। तो ऐसा कांस्टेंट के केस में आसानी से इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन जब वेरिएबल फॉर्म में होता है तब उस केस में ये समस्या बनी रहती है। तो हम कैसे उस केस को सॉल्व करेंगे वही हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में वही जो आपको आपसे हमने लिखा बोला मैंने वो कह दिया। इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है कि जब जब वेरिएबल में लिमिट्स में अवेलेबल होते हैं और उसका इंटीग्रेशन दिए हुए लिमिट के रिस्पेक्ट में सॉल्व नहीं होता है, जो ऑर्डर दिया है उसमें यदि वो डबल इंटीग्रल सॉल्व नहीं होता है तब ऐसे केस में हम इस टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं। बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। जैसे एक टेक्निक आपने इसके पहले सीखी कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में बदल के कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी दूसरा ऑप्शन है। ये दूसरा ऑप्शन है जो आपको हम बता रहे हैं। आज जितना होगा उतना बता रहा हूं, इसके आगे फिर हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये रास सभी लोग इस क्वेश्चन का जरा ध्यान करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आप इस क्वेश्चन को बिना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के सॉल्व कर सकते हैं। जो कर सकता है वो एंट्रेस करें और मेरे से 2 मिनट के लिए कुछ सेकंड के लिए बात करें। हालांकि एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको मेथड का नाम हिंट दे दिया है, लेकिन हमें कैसे, जब मेथड का नाम दे दिएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से होगा, इसका भी हम वेरिफिकेशन इसके साथ में सीख लें। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जजमेंट करना सिखा रहा हूँ, रीजनिंग करना बता रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले ये पहला इंटीग्रल होता है, लेजर पॉइंटर से समझते जाओ 1 by 1। ये पहला इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल। पहले इंटीग्रल के सिंबल में लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों जगह एक्स वाई में से कोई भी एक वेरिएबल अवेलेबल होता है, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है ये दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होती है। ये मैंने आपको जब शुरुआत में इस यूनिट के डबल इंटीग्रल शुरुआत की थी, बताया था मैंने केस बाय केस करके, केस 1 केस 2 करके, तब उस समय बताया था और फिर बोला था आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर भी काम आ रहा है, आपके सामने देख रहे हैं आप। तो चूंकि x इन्वॉल्व है केवल यहाँ पर लोअर लिमिट में, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब है कि ये y के रिस्पेक्ट में लिमिट है, y इक्वल टू x से y इक्वल टू इंफिनिटी। x बराबर 0 से यदि ये y के रिस्पेक्ट में लिमिट है तो ऑब्वियसली ये x के रिस्पेक्ट में लिमिट होती है, x बराबर 0 से x बराबर इंफिनिटी। तो सबसे पहले अपन को ये सॉल्व करना होता है, मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट इंटीग्रल में लिमिट्स होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में इसको पहले इंटीग्रेट करना होता है। ये असूल है डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने का, नियम है, असूल है। फार्मूला बोल दो, ट्रिक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अनुभव से आपको ओरली बता रहा हूं, ये अपने दिमाग में नोट करके रखना है बेटे। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रल के सिंबल में लिमिट्स y के रिस्पेक्ट में है, तो y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अभी तक जितनी तरकीबें मैंने आपको सॉल्व करने की बताई, एक इंटीग्रल को, 2 इंटीग्रल को लगा के देखो जरा, सोचो, चिंतन करो। बिना चिंतन के बात नहीं बनती। मैं भी चिंतन करता हूं तब जाके आपको बात सॉलिडली बोलता हूं कि हाँ देख, ये नोट कर ले हमेशा के लिए। ओके, तो भाई देखो यहां पर आपको समस्या ये आ रही है कि ये डिनोमिनेटर वाला y परेशान कर रहा है। डिनोमिनेटर वाला y नहीं होता तो मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देता y के रिस्पेक्ट में। बोलिए, कोई बोलो। यस सर, इसको y को ऊपर ले जा सकते हैं माइनस। तो ऊपर ले जाएगा, लेकिन तेरे पास ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है।
y को चल तो ऊपर ले जा, y की पावर -1 हो गई, लिमिट है तेरे पास x से इंफिनिटी। देख यदि लोअर लिमिट में तेरे पास x की जगह 0 होता ना तो तू 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर देता। कैसे? तुमको मैंने तुमको सभी को एक गामा फंक्शन पढ़ाया है ना, मैंने गामा फंक्शन यस इस सर। तरह का इंटीग्रल को तो सॉल्व करता है जिसमें कि लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट इंफिनिटी होती है और इंटीग्रल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, केवल गामा से हो सकता था ये क्वेश्चन, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। ऐसा किसी भी इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन का में इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका ऑर्डर बदल के करना होगा। हाँ, यदि यहाँ पर एक ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट इंटीग्रल के सिंबल में x के रिस्पेक्ट में लिमिट लाना पड़ेगी बेटे, और दूसरे वाले इंटीग्रल में y के रिस्पेक्ट में लिमिट लाना पड़ेगी। तो जब भी ऐसा करना पड़ता है इस प्रोसेस का नाम ही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है बेटा। तो अब चूंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के साथ में फंक्शन के साथ में ये प्रॉपर ऑर्डर में लिखा नहीं है, जैसे लिमिट दी हुई है उस ऑर्डर में लिखा नहीं है, तो सबसे पहले अपन दिए हुए क्वेश्चन को प्रॉपर ऑर्डर में जमाएंगे, अरेंज करेंगे लिमिट के हिसाब से। तो वही हम लोग अगली स्टेप में आपके सामने लिख के बता रहे हैं जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई। गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, ये था आपका क्वेश्चन। फिर इसको चूंकि लिमिट जो दी है y के रिस्पेक्ट में है तो पहले dy y आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर इसके बाद चूंकि है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है, लोअर लिमिट 0 होती तो 1 सेकंड में इसका इंटीग्रेशन हो जाता। तो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की टेक्निक्स लगाना पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को लगाएंगे और जब एग्जामिनर खुद दे देगा तो फिर अपने को ये बात इसमें सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिमिट के हिसाब से उसको सेट करो और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ड्रॉ करो। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि हमें ऑर्डर बदलना का डिसीजन हो ही गया है, तो हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो इसके लिए हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए इस डबल इंटीग्रल की लिमिट्स के हिसाब से। तो वही हम जो आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझाया था, अब वो टाइम है जिसमें मुझे आपको ये प्रैक्टिकली बताना पड़ रहा है। फॉर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वन, फर्स्ट वी शैल फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी मैंने जो आपको लिमिट को जज करने का तरीका बताया है उसी से ही ग्राफ बनेगा। तो फॉर दिस, since the integration one is performing with respect to y, so that we shall take a small strip AB, एक अज्यूम किया है दिमाग में, पैरेलल टू y एक्सिस, और ऐसी स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कर रही है जिसका लोअर एंड जो है v जो है y इक्वल टू x पर है, अपर एंड जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि y इक्वल टू x से y इक्वल टू 0 क्या होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मन से नहीं लिखा बेटे, ये लिमिट देखो यहाँ पर y की क्या है लोअर लिमिट, बोला बेटा y की लोअर लिमिट क्या है x, y की अपर लिमिट क्या है बेटे इन्फिनिटी। अपर लिमिट का मतलब होता है अपर एंड और लोअर लिमिट का मतलब लोअर एंड ऑफ दिस स्ट्रिप, ओके। और ऐसी स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कर रही है, दैट इज वेरिएशन है। x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन जो दे रखा है आपको वो है 0 से इंफिनिटी दे रखा है। x बराबर 0 क्या होता है, कोई बता सकेगा? x बराबर 0 क्या होता है, इसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में क्या कहते हैं भाई? x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस होता है ना बेटा, x बराबर 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है, और जब y एक्सिस इंफिनिटी की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं x इक्वल टू इंफिनिटी। चलिए इन सबको हम लोग आप ग्राफिकली सभी लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू x जो ओरिजिन से पास होती है, ये आपका x बराबर 0 है जो कि आपका जो स्ट्रिप PQ है उसका लोअर एंड x इक्वल टू 0 पे मतलब y एक्सिस पर, अपर एंड x इक्वल टू y पर है,
और ऐसी स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि रीजन आपका ओरिजिन से शुरू हो रहा है और कहां पर जा रहा है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिटेशन है। डबल इंटीग्रल की जो लिमिट होती है ना वो लिमिटेशन कहलाती है, उसको ही लिमिट बोलते हैं, मतलब उसको साधारण तौर पे हम लिमिटेशन बोलते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन है, तो इसके बाहर हमें जाना नहीं है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ दी फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट। बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस का प्लस है, वाई एक्सिस का ये प्लस है। इस क्वाड्रेंट में इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, जिसमें एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है ना, बोलो, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट कहलाता है। यस सर। तो इसमें ये जो पोर्शन दिया हुआ है इस लाइन के ऊपर का ये पोर्शन है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। अब हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदलना है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है बेटे, जो आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली थी ना, अब आप इसी सेम रीजन में वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लीजिए, वो मैंने आपके सामने ग्राफ में बता रखी है, वो है ए बी। फिर इसका लोअर एंड आपको y की लिमिट दे देगा, लोअर एंड किस पर मौजूद रहेगा, इस लाइन पे मौजूद है, तो इस लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है, x है।